प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रभा ठंडक में, ओस में रात के 12 बजे छत पर अकेली बैठकर रो रही है। समर वहां जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। तो प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा, वह रो रही थी। तो अब क्या किया, अब दुगने वेग से रोने लगी। दुगने मतलब डबल वेग से, मतलब स्पीड से रोने लगी। समर को अपनी उपस्थिति व्यर्थ, अनावश्यक तथा अपमानजनक लगने लगी। अब जब प्रभा और जोर जोर से रोने लगी और तेजी से रोने लगी, तब समर को लगा कि मैं यहाँ बेकार आ गया, मेरा यहाँ आना आवश्यक नहीं था, और वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। क्योंकि जब जोर जोर से रोने लगी तो उसे यह भय हो गया कि आसपास के लोग सुनेंगे और मैं यहाँ हूँ तो वे यही समझेंगे कि आखिर कुछ न कुछ दोनों के बीच में हुआ है, जिसके कारण समर ने हाथ उठा दिया होगा और प्रभा रो रही है। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए ना, उसमें तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफ़ी हो गई है। समर ने कहा कि सुबह में रो लीजिएगा, ओस है, ओस में तबीयत खराब हो जाएगी और रात भी काफ़ी हो गई है। पहली बार उसने उत्तर दिया कि उसे क्या, वह जाकर सो जाए। प्रभा ने पहली बार समर को जवाब दिया कि आपको इससे क्या लेना देना है, आप जाइए और जाकर सो जाइए। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई? प्रभा ने कहा कि साल भर से मैं हूँ आपके घर में, कभी मेरे जीने और मरने की आपको चिंता हुई? उसने सीधा समर की आंखों में देखा, सीधा आंखों में आंखें डालकर उसने समर को जवाब दिया। उसकी दृष्टि ने समर के कन-कन को भेद दिया। प्रभा ने जिस नज़र से समर की तरफ देखा था, उस नज़र ने समर के शरीर के कन-कन को भेद दिया। भेद दिया मतलब छेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली गई हो। अब उसने जो बातें कही, उस बात से समर को ऐसा महसूस हुआ कि समर की सारी शक्ति खींच ली गई हो। कहने का मतलब यह है कि प्रभा की बातों का समर के पास कोई जवाब नहीं था। टूटा हुआ सा वह धम से उसके सामने बैठ गया। जैसे टूटा हुआ पेड़, कटा हुआ पेड़ धम से जमीन पर गिरता है, उस तरह से वह धम से प्रभा के सामने बैठ गया और अपने बेजान हाथों को उसके कंधों पर रखकर कहा, और अपने बेजान हाथ इसलिए यहाँ कहा गया है क्योंकि इस समय समर के शरीर में शक्ति नाम की कोई चीज महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि समर के पास प्रभा की किसी भी बात का जवाब नहीं था। तो उसने अपने हाथ को प्रभा के कंधों पर रखकर कहा, और क्या कहा सुनिए, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो? वह पति के कंधे झकझोरती हुई बोली। जब ये पूछा कि तुम मुझसे नाराज हो, तो प्रभा ने समर के कंधा को झकझोरती हुई, हिलाती हुई, डुलाती हुई बोली, मुझे बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब प्रभा ने पूछा, अच्छा बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझसे इतना नाराज हो? क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा? मैंने क्या कसूर किया है? कौन सा गुनाह किया है? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो,
मैं चूं नहीं करूंगी। जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैंने क्या कसूर किया है? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, तो तुम मुझे मार डालो, मेरा गला घोंट दो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे लेकिन मुझे बताओ तो सही। और उसके बाद वह बोल नहीं पाई। उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघलकर फूट पड़ना चाहने लगा। वह सिसक रही थी, रो रही थी, पत्ती की तरह कांप रही थी। पेड़ की जो नई पत्तियां होती है और हवा चलने पर जैसे कांपती हैं, उस तरह से प्रभा कांप रही थी। समर को भी कहाँ होश था, समर को भी होश नहीं था, क्योंकि प्रभा ने जो प्रश्न, जो सवाल दागे थे समर के सामने, उसमें से किसी भी प्रश्न का जवाब समर के पास नहीं था। वह उससे भी जोर से रो रहा था। समर भी रोने लगा और प्रभा से थोड़ा ज्यादा ही तेज रोने लगा। बर्फ जैसे जमे हुए बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारों की तरह निकल पड़ रही थी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक एक, अब समर का हृदय जो था वह बर्फ की तरह जम गया था। और अब उसका हृदय जिस तरह से बर्फ पिघल पिघल करके नीचे बह जाती है, उसी प्रकार से समर का हृदय भी जो बर्फ की तरह जम करके चट्टान बन गया था, वह अब गल गल करके और आंसू के रूप में निकल रही है। एक दूसरे से लिपटे दोनों रो रहे थे और दोनों बेहोश थे और दोनों बेसुध थे। दोनों एक दूसरे से लिपट करके रो रहे थे। समर को याद आ रहा था कि किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किए थे। समर को ये सारी बातें याद आ रही थी कि उसने किस प्रकार से, प्रभा जो थी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी और उस पर उसने उतना अत्याचार किया था, कितनी यातनाएं दी थी। उसका यहाँ कौन था जिससे वह अपने मन का हाल कहती? अब यहाँ प्रभा का समर के अलावा कौन है? कोई नहीं है। वह किससे अपने मन की बात को कहती, किससे अपने दुख को कहती? जिससे कहना था वही नाराज चल रहा था। तब उन वृक्षों की चोट से रुलाई दुगनी चौगुनी होकर उमड़ने लगती। और जब यह बात समर को याद आती, समर जब इन बातों को सोचने लगता, तब समर और दुगुनी चौगुनी जोर लगा करके रोना शुरू कर देता। उसने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। अब समर ने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि प्रभा के शरीर में भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है, किस बूते पर, किसके बल पर, किसके साहस पर। पत्नी का तो साहस, उसका बल बूता, उसकी ताकत, सब कुछ उसका पति होता है, लेकिन उसका पति ही उससे नाराज चलता है। उसका पति ही उसके सुख दुख का कोई ख्याल नहीं रखता है। उनकी खरीदी हुई गुलाम तो है नहीं। अब प्रभा रात दिन खटती रहती है, क्या यह खरीदी हुई नौकरानी तो है नहीं? समर के मन में छत से कूदकर आत्महत्या करने की बात आ रही थी। अब समर के मन में यह बात आ रही है कि वह छत से कूदकर आत्महत्या कर ले। दोनों जाने कब तक वैसे ही लिपट कर रोते रहे। आवेश रुकने का नाम ही नहीं लेता था। आवेश मतलब दोनों की रोने की जो गति है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समर को लगा कि जैसे काफी समय तक प्रभा को अपना होश ही नहीं था।
समर को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत देर तक प्रभा को होश नहीं था। वह प्रभा को अपनी बाहों में भरकर कमरे में ले गया। कहने का मतलब कि वह खींचकर प्रभा को कमरे में ले गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से कड़ियों और दीवारों के ढेर के नीचे से निकालकर ला रहा है। अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी जलते हुए मकान में प्रभा फंस गई हो और उस मकान की कड़ियाँ और दीवारें जल जल करके नीचे गिर रही हो और उसमें कोई आदमी फंसा हो, वहाँ से निकाल कर जैसे ले जा रहा हो, उस तरह से वो प्रभा को निकाल कर ले गया। मतलब छत से खींचकर कमरे में ले गया और जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया। ऐसा महसूस हो रहा है वास्तव में वहाँ कोई आग नहीं लगी थी। कपड़े जल गए हैं, पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके। ये सब महसूस हो रहा है। खैर जो भी हो, कमरे में ले गया, दोनों सोए, लेकिन पूरी रात दोनों को नींद नहीं आई। काँव काँव कहीं कौवे बोलने लगे। अब सुबह हो गई, कौवे बोलने लगे। सुबह किसी के जागने से पहले ही वह उठकर चली गई। अब सुबह किसी के जागने के पहले ही प्रभा वहां से उठकर चली गई, कमरे से निकलकर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके बस इतना ही कहा कि उसे एक पोस्ट कार्ड ला दें। जब वह कमरे से निकल रही थी तो सिर्फ इतना ही कहा कि वह एक पोस्ट कार्ड ला करके दे। बहुत दिनों से माँ को चिट्ठी लिखना चाह रही थी, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए वह चिट्ठी नहीं लिख सकी। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे। अब समर सोचने लगा कि अंधेरे में तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बातचीत भी की, लेकिन जब रोशनी होगी उस समय हम एक दूसरे को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आज तक मैंने पति का जो फर्ज होता है वह तो निभाया नहीं, उल्टा उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको टॉर्चर किया, उसको दुख दिया। तो इस प्रकार से वह रूबरू कैसे होगा, रूबरू होना मतलब फेस टू फेस कैसे होगा, इस तरह की बात वह सोच रहा है। अब यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है फिलहाल, और 10 पाठ समाप्त भी होता है। क्लास 11 में हमें 10 चैप्टर पढ़ना था, 10 चैप्टर समाप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग सारा आकाश का उत्तरार्ध मतलब जो नोवेल है, इस नोवेल के उपन्यास के उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा। अभी हम लोग पढ़े हैं पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का आधा, पूर्वार्ध मतलब पहले का आधा, और इसके बाद हम लोग 10 चैप्टर और पढ़ेंगे उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा। तो अभी हम लोग इस उपन्यास में समर के और प्रभा के जीवन के घटनाक्रम को यहाँ तक देख चुके। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग क्लास 12 में कि किस प्रकार से समर और प्रभा के जीवन के घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।